हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। इससे पहले हम क्रिया के अ, रचना के आधार पर भेद पढ़े थे हमने। अकर्मक और सकर्मक और क्रिया क्या होती है, क्रिया का मूल रूप क्या है, ये सब हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बनने की संभावनाएं रहती है और आता भी है। आज हम बात करेंगे क्रिया के प्रयोग के आधार पर कुछ भेद हैं जिनको हम पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको परिभाषा जो है साथ साथ बताऊंगा और फिर उदाहरण से आपको समझाऊंगा। तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो परिभाषा आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, अन्यथा केवल आप समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया क्या होती है? जो मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ को पूरा कर दे। मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, आपने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे। ठीक है ना। जो मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ को पूरा कर दे उसको हम कहेंगे सहायक क्रिया। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको इसको मैं आपने समझना है एग्जाम्पल से। जैसे कि जो है उदाहरण है, मैं घर जाता हूं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, मैं घर जाता हूँ। तो यहाँ पर जो जाना है वो एक मुख्य क्रिया है, लेकिन अगर मैं घर जाता ये भी एक क्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो आपके साथ हूं जुड़ा है, क्या जुड़ा है? वाक्य के साथ हूं जुड़ा है, तो ये जो है सहायक क्रिया में आएगा। किस में आएगा? सहायक क्रिया में आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस वाक्य के अर्थ को पूरा कर रहा है। मैं घर जाता हूं, तो यहाँ पर जो है हूं एक क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है ना। एक उदाहरण आप यहां से और समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे वे नाच रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर नाचना भी एक क्रिया है, मुख्य क्रिया है। लेकिन आपने जो वाक्य लिखा तो आपने कहा वे नाच रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगी? आपकी सहायक क्रिया हो जाएगी, जो मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ को पूरा कर दे। कई बार परिभाषा से भी पूछ लेगा निम्न में से क्या है, तो आप लगा देंगे सहायक क्रिया है। ठीक है ना। तो हमने पहला भेद पढ़ा, हमने कहा सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ को पूरा कर दे वो कहलाती है सहायक क्रिया। ठीक है ना। जैसे मैं घर जाता हूँ, वे नाच रहे हैं, हम रोते हैं। अन्य भी आप देख सकते हैं उदाहरण। प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस किया करें आप, जहां से भी आपको प्रश्न मिले मेथड सीखकर। हिंदी थोड़ी थोड़ी गणित की तरह है। जैसे आप फॉर्मूला जान जाएंगे, आपको अलग टर्म्स मिलेंगी, उसमें आपको अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। यहाँ पर आपको मेथड पता चल गया कि क्या है सहायक क्रिया का रूल। अब आप अलग अलग उदाहरण इसके करें, किताब से करें, प्रैक्टिस करें, तो लगा देखें कि आप लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना। फिर दोबारा से रिवीजन करें, उसको बार बार रिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो इसकी परिभाषा को देखते हैं, बात समझना ध्यान से। पूर्वकालिक क्रिया वो है जो जब कोई वाक्य में एक क्रिया समाप्त होकर, जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होकर फिर तुरंत ही दूसरी क्रिया जो है शुरू हो जाती है, तो वहां पर जो है पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और ये आसान भी है, परिभाषा भी आसान है और एग्जाम में पहचानना भी इसको आसान है। ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं, आप उससे समझ जाएंगे। यहां पर हम इसका एक उदाहरण करते हैं। सीता नहाकर खाना बना रही है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपने एक वाक्य लिखा, सीता नहाकर खाना बना रही है। तो यहाँ पर देखो नहाना भी एक क्रिया है और खाना बनाना भी एक क्रिया है। ठीक है ना। लेकिन उसने पहले क्या किया? नहाया, और उसके बाद जो है फिर खाना बना रही है वो। तो पूर्वकालिक जो क्रिया हो जाएगी वो है नहाकर। ठीक है ना। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया इसमें क्या हो जाएगी? नहाना। जैसे राम जो है खाना खाकर खेलने गया है। तो यहाँ पर राम ने पहले खाना खाने की क्रिया को पूरा किया और उसके बाद अब खेलने की क्रिया हो रही है, तो खाना खाना यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। बहुत सारे उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल एक से ही समझने का प्रयास करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। किसकी बात करेंगे हम? संयुक्त क्रिया की। तो जिस वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आए, जिस किसी एक वाक्य में दो क्रियाएं एक साथ आए, तो वहां पर जो है कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी।
अब कैसे लगाएंगे इसको, तो ध्यान से बात को सुनना। जैसे आपने जो है वह इसके उदाहरण से समझना है। जैसे एक शब्द है यहाँ पर, उदाहरण है वाहन चलने लगा। यहां पर ध्यान से बात को सुनना। एक वाक्य हमने लिखा है कि वाहन चलने लगा। अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो यहां पर दो क्रियाएं आई हैं, एक यहां पर चलने और एक यहां पर लगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, संयुक्त क्रिया मतलब जहां पर दो क्रियाएं, जहां पर एक साथ दो क्रियाएं होती है तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। यहां पर आपने कहा वाहन चलने लगा, तो देखो चलना भी एक क्रिया है और लगना भी एक क्रिया है, ठीक है ना। जैसे एक वाक्य इसमें आप और देख सकते हैं, अपना त्याग पत्र दे डालें। देखो ध्यान से, आप अपना त्याग पत्र दे डालें या आप अपना जो है आप त्याग पत्र दे डालें। तो यहाँ पर एक ध्यान से बात को सुनना, देना और डालना दोनों क्या है, क्रिया है। ये आप यहाँ से ध्यान से सुन लेंगे। तो संयुक्त क्रिया वह है जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आएंगी तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया, और द्विकर्मक क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो नीचे वाली तीन है इनको आपने समझना है और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है और इनकी थोड़ी परिभाषा से भी प्रश्न जो है बनने की संभावना रहती है। हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। अब द्विकर्मक से आपको इस शब्द से अर्थ समझ में आ रहा होगा। द्वि मतलब दो, कर्म मैंने काम, यानी कि जिस वाक्य में दो काम एक साथ आए वहां पर द्विकर्मक क्रिया होगी। और कुछ हो भी रहा होगा इसीलिए क्रिया कहा है उसको। लेकिन दो काम किस तरीके से आएंगे, तो पहले इसकी परिभाषा को आप नोट करिए कि जिस क्रिया में दो कम काम जो है या कर्म एक साथ आए, लेकिन यहां से आपने ये समझना है कि वो जो दो काम आएंगे उनमें एक काम प्रत्यक्ष होगा और एक काम जो है अप्रत्यक्ष होगा। तो इसलिए वहां पर जो है कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण आपने देखना है, यहां से उदाहरण से समझाएंगे। श्याम ने, यहां से ध्यान से सुनना है, श्याम ने राम को पुस्तक दी। ध्यान से अब यहां पर वाक्य देखना, यहां पर आपने लिखा है कि श्याम ने राम को पुस्तक दी। अब यहां पर देखो दो काम आए हैं, कर्ता तो मेन जो है वो श्याम है, एक राम कर्म आया है और एक पुस्तक काम आई है। क्या आई है, एक राम काम आया है और दूसरा पुस्तक। परिभाषा पर दोबारा जाते हैं कि जिस वाक्य में दो कर्म एक साथ आए, एक काम तो प्रत्यक्ष है और एक काम अप्रत्यक्ष है। तो इसमें आप पहचानेंगे, देखो इसमें जो पुस्तक है वो तो प्रत्यक्ष कर्म है। क्या है, प्रत्यक्ष कर्म, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। और यहां पर जो राम है वो अप्रत्यक्ष कर्म है। क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जिस वाक्य में दो काम एक साथ आए लेकिन एक अप्रत्यक्ष हो एक प्रत्यक्ष हो, वहां पर जो है कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे रोहन ने रिया से किताब मांगी, तो यहाँ पर भी जो है रिया और किताब दो काम आए हैं, ठीक है ना, और मेन जो फोकस है वो करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नाम बोधक क्रिया या नाम धातु। इस प्रकार से भी ये पेपर में जो है आता है। तो यहाँ से ध्यान से सुनना, सबसे पहले इसकी परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परिभाषा से भी इसके प्रश्न बन सकता है। जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है, यह आप ध्यान से बात को सुनना, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है या संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाने से बनती है, तो उस क्रिया को हम नाम बोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहां से आपने समझना है कैसे। इसमें आपने सभी जो है वाक्य जैसे 90% इसमें जो सेंटेंस आते हैं वो ना वाले आते हैं, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है लालच। क्या है, लालच, ठीक है। तो लालच से जो है जो नाम धातु क्रिया बनेगी वो बनेगी ललचाना। क्या बनेगी, ललचाना, ठीक है। जैसे लालच से ललचाना। एक आप इसमें और देख सकते हैं हाथ, जैसे एक हाथ है, हाथ से हो जाएगा आपका हथियाना, ठीक है। जैसे लालच से ललचाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, इन सब में जो है इस प्रकार के जो आपको शब्द या वाक्य मिलेंगे उनमें नाम धातु क्रिया नाम बोधक क्रिया होगी, ठीक है ना। समझ में आ गया है यहाँ से।
तो आना बाना जाना, इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। प्रेरणार्थक क्रिया वो है जब कर्ता स्वयं क्रिया को ना कर कर या स्वयं कार्य को ना कर कर किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है या किसी से कार्य करवाता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपने लिख लेना है और समझना भी है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, माँ ने नौकरानी से खाना बनवाया। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। जैसे एक वाक्य आपने लिखा, माँ ने नौकरानी से खाना बनवाया, तो माँ ने जो है प्रेरणा दी है नौकरानी को खाना बनाने के लिए। अब देखो यहाँ पर जो है कर्ता स्वयं कार्य को नहीं किया, उन्होंने किसी से कार्य कराया है और किसी को प्रेरणा दी है कार्य करने की, इसलिए यहाँ पर कौन सा जो है क्रिया है, तो आप प्रेरणार्थक क्रिया की बात करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ भेद थे प्रयोग के आधार पर क्रिया के, और यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। एक बार इनको जो है जिस तरीके से मैंने लिखा है इसको लिखकर इनकी आप डेफिनेशन को ध्यान से देखना। संयुक्त सहायक क्रिया जो अर्थ को पूरा करे मुख्य क्रिया के साथ आकर, पूर्वकालिक क्रिया जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त क्रिया जहां पर दो जो है क्रियाएं एक साथ हो, दे और डाले, ठीक है ना, वाहन चलने और लगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। द्विकर्मक जहां पर दो काम आए, एक प्रत्यक्ष काम हो एक अप्रत्यक्ष काम हो। आगे बढ़ते हैं। नामबोधक जहां पर जो है संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया बनती है, लालच से ललचाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, इस प्रकार से इनमें नाम धातु नाम बोधक क्रियाएं आती है। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता कार्य क्रिया को खुद ना करके कार्य को खुद ना करके किसी को प्रेरणा देता है, तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आती है। मिलते हैं दोस्तों हिंदी के किसी एक नए टॉपिक में जो है, तब तक के लिए धन्यवाद।